बिल्कुल बुनियादी मीन्स में यहाँ पर शुरू में आकर गुज़ारा करने की कोशिश करें, ज़्यादा उछलें मत। लोग आपको उकसाएँगे कि क्या तुम गाड़ी के बगैर गुज़ारा कर रहे हो? क्या तुम घर के बगैर गुज़ारा कर रहे हो? क्या तुम रेंट्स पे कर रहे हो? तुम्हारा पैसा जल रहा है और तुम ये क्या बसों में धक्के खाते फिर रहे हो? लेकिन डोंट बाय अ कार जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग अ कार टू सैटिस्फाई पीपल। क्योंकि सब ये तो कहेंगे कि अरे ये क्या तुम गाड़ी के बगैर गुज़ारा कर रहे हो? लेकिन महीने के एंड पे $1200-1300 आपकी जेब में से जाने, कोई आपके बिहाफ़ पर आकर पे नहीं करेगा। 240 कनेडियन डॉलर्स मेरी सिर्फ डेली की बचत हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि इतने स्टूडेंट्स ने ऊबर चलानी शुरू कर दी है कि सवारियां नहीं मिलती। मतलब उसने कहा कि मैं जब उसके साथ बैठा तो वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था और उसके बाद उसको ये सवारी मिली जो मैं था। और अब इतना कंपटीशन बन गया हुआ है ऊबर में भी कि अगर उसकी सेविंग्स को आप पर आवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें तो कह रहा था बमुश्किल $10 से $15 पर आवर मुझे बच रहे हैं। मतलब अगर एक ऊबर वाला 6 घंटे लग के काम कर रहा है दिन में तो उसकी 60 to 90 कनेडियन डॉलर्स बचत हो रही है पर डे, विच इन कैनेडा इज पीनट्स। लेकिन अगर आपने गाड़ी रखी है और वो एक ऐसे सफ़ेद हाथी की तरह है जिसकी माहाना किस्त पूरी करने के लिए आपका जो थोड़ा सा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना रहता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होकर आप उस गाड़ी की किस्त। तो जनाब आज मैंने रिसर्च की है, मार्केट में निकला हूँ और मेरा कंक्लूजन ये है कि ओनिंग अ कार इन कनाडा इज़ नो जोक। ऑन द वन हैंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके बग़ैर आप एक तरह से अपाहज होते हैं कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं घर और मार्केट के बीच में। बट ऑन द अदर हैंड हैविंग अ used car in Canada can cost you monthly anywhere from 800 to 1200 Canadian dollars। और अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसका मंथली खर्चा आपका 1500 से 2000 कनेडियन डॉलर्स हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं कनाडा आया पीआर वीज़ा पर पाकिस्तान से साल 2023 फरवरी के मिड में, यानी अभी हमें तकरीबन 3.5 महीने होने आ रहे हैं कि हम कनाडा आए हैं। और ये 3.5 महीने हमने गाड़ी के बग़ैर गुजारे हैं। गाड़ी ना हो तो लोग आम तौर पर ज़्यादातर ऊबर में सफ़र करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऊबर पर भी गिन कर कोई 3 से 4 दफ़ा सफ़र किया है। उसके अलावा हमने रेगुलर बेसिस पे सिर्फ बस का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही चीप पड़ता है ज़ाहिर है, क्योंकि बस से आप कहीं भी जाते हैं तो $3.5 का एक टिकट होता है एक अडल्ट का, बच्चों का फ्री होता है। और वो जो $3.5 का टिकट होता है वो लास्ट करता है 90 मिनट्स के लिए। मतलब 90 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आप कहीं से होकर वापस आना चाहते हैं तो आपका टोटल खर्चा सिर्फ $3.5 आएगा। अगर आप पूरी फैमिली जा रहे हैं जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं तो टोटल खर्चा आपका $7 आएगा। वो भी अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं तो फिर आपका लगभग $3 पर एडल्ट खर्चा आता है। मतलब आप दोनों बंदे 90 मिनट्स के अंदर अंदर $6 में बाज़ार से जाकर होकर वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट में टाइम लगता है तो वापसी का अलग से टिकट लेना होगा, तो 6 की जगह $12 लग जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, दिस कॉस्ट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब इंसान को कभी कभी महसूस होता है कि गाड़ी के बगैर हम कितनी अनप्रिविलेज्ड किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं। बाकियों के कंपैरिजन में हमें कितना मुश्किल देखनी पड़ती है। हमें बस स्टॉप तक सफ़र करके जाना पड़ता है, चाहे स्नो स्टॉर्म हो रहा हो या बारिश हो रही हो या कड़ी धूप हो। हमें पैदल चलना पड़ता है, फिर बस स्टॉप्स पर हमें बसेस का इंतज़ार करना पड़ता है और इस तरीके से अपनी गुज़र बसर करनी पड़ती है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको वो बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप अगर बसेस को छोड़कर ऊबर भी करवा लेते हैं तो इवन दो ऊबर बहुत एक्सपेंसिव होती है कनाडा में। यानी अगर मैं बात करूं, मैं अपने घर से मार्केट जाना हो तो ऊबर का वन वे फेयर मुझे तकरीबन $16 to 17 पे करना पड़ता है और फिर वापसी पर हमें दोबारा से $16 to 17 पे करना पड़ता है। तो वही काम जो बस पे $12 में हो जाता है हमारी पूरी फैमिली का, वो हमारा ऊबर में $34 में होता है। लेकिन उसके साथ साथ खाली यही नहीं बल्कि बच्चों की कार सीट्स भी उठाकर फिरनी होती हैं, क्योंकि ऊबर के अंदर कार सीट्स बच्चों के लिए नहीं रखी होती उन्होंने। वो कहते हैं अगर आपके पास बच्चे हैं तो अपनी कार सीट्स लेकर आएँ। और अगर आप कार सीट्स के बगैर ऊबर राइड कर लेते हैं और पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है तो आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का फ़ाइन हो सकता है।
इसलिए वो एक काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है बच्चों वाली फैमिलीज़ में पेरेंट्स के लिए कि अगर वो गाड़ी ना होते हुए ऊबर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने साथ वो बच्चों की कार सीट्स लेकर फिरनी होती हैं और वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी होती हैं और उनके साथ सफ़र का मज़ा बिल्कुल किरकिरा हो जाता है। तो ये एक डेफ़िनेटली एक कॉन है या एक डाउन साइड है ऊबर को यूज़ करने का। फिर इंसान को सोच आती है कि अपनी कार हो ताकि इन मुसीबतों से जान छूटे और हम जहाँ जाना चाहें फ़ौरन से वहाँ पर पहुँच जाएं और हमें घर से बस स्टॉप तक चलने की मुशक्क़त ना करनी पड़े और हमारा वक्त भी बचे और एक डिसेंट तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें। कब तक इस तरीके से इतनी मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन फिर जब मैंने गाड़ी हासिल करने की कॉस्ट पता की और उसके बाद उसको मेंटेन करने की कॉस्ट मैंने पता की तो मेरे तो होश उड़ गए। नॉट दैट आई हैव गिवन अप द आइडिया और इंटेंशन ऑफ बाइंग अ कार, मैंने अभी भी ख़रीदनी है इंशाल्लाह। लेकिन एक बार मैं सटपटा के रह गया हूँ कि कितना बड़ा ख़र्चा है गाड़ी का कनाडा में। तो क्या ख़र्चा है गाड़ी का कनाडा में, वही जानने के लिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप एज़ अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा आ रहे हैं तो ये बातें सुनना और जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपका सामना होने वाला है इन्हीं मुश्किलात के साथ जिनमें से हम आजकल गुज़र रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात पहले शुरू करते हैं होंडा सिएना से। कल की वीडियो में आपको दिखाई थी कि मेरे लैंडलॉर्ड की गाड़ी है और 2015 मॉडल है और 2,35,000 किलोमीटर्स चली हुई है। आप लोगों में से बेशतर लोगों ने कहा कि इसको ना ही लूं क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा चली हुई है और दूसरा ये कि ये फ्यूल ज़्यादा खाएगी और शुरू में इस्तेमाल करने के लिए हमारी छोटी फैमिली के हिसाब से एक बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म की गाड़ी है। हमारा उतना इस्तेमाल नहीं होना जितना इसने हो सकता है कि फ्यूल कंजम्पशन में हमारा ख़र्चा करवा दे। इस वजह से आपने कहा कि कोई छोटी गाड़ी लूँ जो हमारी फैमिली को ज़्यादा सूट करे, जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो और रिलेटिवली कम चली हुई हो। इसी वजह से मैं एक कार डीलरशिप पर गया, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अगर आप नए हैं, आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं है, तो आपको हम अच्छी ऑप्शंस फाइनेंसिंग की दिखा सकते हैं। तो मैंने सोचा ज़रा पता करता हूँ कि कार डीलरशिप्स पर जो कार होती हैं वो लीज़ करनी हो या ऑन करनी हो तो क्या ख़र्चा आता है। तो सबसे पहले तो ये गाड़ी आप देखें, क्योंकि मेरी सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ये गाड़ी मुझे सजेस्ट की, फिर आपको आगे डिटेल्स बताता हूँ मैं। So these are manual doors. Okay. That's just because it's a base model. What, it doesn't open from outside? So it's a bit, well, no, you can open it from the outside. It's just base model for the door locks. Okay. Yeah. So it's just the key. Okay. So this has no accident history? No accidents on it. It's got 41,000 kilometers, I think, as well. From there, base model, like it only has. तो कार डीलरशिप पर मैं अपॉइंटमेंट लेकर गया। पहले उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री ली कि मैं कनाडा में कब आया, जॉब कैसे मिली, कितने पर आवर कमा रहा हूँ, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, बीवी भी जॉब करती है या नहीं, कितने रेंट की बेसमेंट ली है मैंने, क्या माहाना ख़र्चा है, चाइल्ड बेनिफिट कितना आता है, साइज़ ऑफ फैमिली क्या है। सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वो अंदाज़ा लगाना चाह रहे थे कि मैं एक हाई रिस्क क्लाइंट हूँ या वो मुझ पर रिलाई कर सकते हैं और मेरे लिए गाड़ी फाइनेंस कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे का अपॉइंटमेंट टाइम शेड्यूल था, उसमें से पौना घंटा मेरी हिस्ट्री जानने में लग गया और उसके बाद सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन्होंने जो कार मुझे सजेस्ट की वो इंतहाई बेस मॉडल था। ये 2015 मॉडल की निसान थी और ये सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली हुई थी। गाड़ी छोटी थी लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी थी
और मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी कोई रिपेयर और मेंटेनेंस वगैरह नहीं की, ना उनको करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि प्रॉबेबली कोई ओल्ड लेडी इसको पहले ऑन करती थी जिसने बिल्कुल ही कम इसको चलाया हुआ था, और गाड़ी इतनी नीट रखी हुई थी कि जब इनके पास आई तो इसके मैट्स तक ऐसे साफ़ थे जैसे नई गाड़ी के होते हैं। सिर्फ बैक लाइट जो है वो एक टूटी हुई थी, जो इन्होंने मुझे दिखाई, कह रहे थे कि हमने उसको भी अभी रिपेयर नहीं करवाया। मतलब कि ये जैसी आप देख रहे हैं वैसी ही हमारे पास आई है, और ऑलमोस्ट नई जैसी ये गाड़ी थी। लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये 2015 मॉडल की थी और अब 2023 मॉडल है। तो गाड़ी अगर आपकी 8 साल पुरानी हो गई तो इट गेट्स वेरी क्लोज टू स्क्रैप वैल्यू, इवन अगर वो कम भी चली हुई हो। तो ये तो उसके हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा प्राइस मांग रहे थे। क्या हिसाब किताब था, क्या कॉस्ट थी, वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि कनाडा में गाड़ी रखना कितना महंगा है। तो व्यूअर्स, बात शुरू करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री से। कनाडा में जब आप आते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप मॉर्गेज पर करवाना चाहते हैं या लीज पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अहम किरदार इस तरह से अदा करता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपकी जो माहाना किस्तें हैं वो कम बनती हैं। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर बुरा है या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, जो हमारा केस है, यानी हम क्योंकि अभी कनाडा में रिलेटिवली न्यू ही हैं तो हमारी कोई ख़ास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर हम लीज़ पर लेते हैं तो हमारी मंथली किस्त बहुत ज़्यादा बनती है। अभी इस कार के मामले को देखा जाए तो जो माहाना किस्त है, जब मैं इस डीलरशिप के पास गया तो जो इंटरेस्ट रेट ये लगा रहे थे दैट वाज 24.9%, और उनके बकौल ये हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, क्योंकि बाकी लेंडर्स हमें 30% से भी ऊपर का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते, और ये इंटरेस्ट रेट पर एनम चार्ज किया जाता है। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर गाड़ी मैं लीज़ पर लेता हूँ 5 साल के अरसे के लिए, तो वो 5 साल के हिसाब से हर साल मुझे अलग से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो ये जो गाड़ी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसकी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज की तारीख में इसको मैं ख़रीदता हूँ और उसके बरक्स अगर मैं इसको 5 साल की लीज़ पर लेता हूँ तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। अगर मैं आज की तारीख में इसको ख़रीदता हूँ तो ये गाड़ी मुझे ये दे रहे थे 19,900 कैनेडियन डॉलर्स की, यानी 15,900 कैनेडियन डॉलर्स इस गाड़ी की प्राइस थी, और उसके ऊपर जो चार्जेस इन्होंने लगाए वो थे टैक्सेस, ट्रांसफ़र फीस, 1 ईयर वारंटी और लाइफ इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ों की कंबाइंड प्राइस इन्होंने तकरीबन 4,000 कैनेडियन डॉलर्स बना दी थी, और कह रहे थे कि अगर आज आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ये 19,900 कैनेडियन डॉलर्स की गाड़ी है। अब आप मुझे बताएं कि बंदा 19,900 यानी 20,000 कैनेडियन डॉलर्स पे भी करे और गाड़ी उसके हाथ क्या आती है 2015 मॉडल की, जो अब से 8 साल पुरानी है। ठीक है, कम चली हुई है, लेकिन गाड़ी का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी गाड़ी 8 से 10 साल पुरानी हो चुकी है तो कनाडा में जनरली ये होता है कि वो स्क्रैप वैल्यू पर बिकने के बहुत करीब होती है, चाहे इवन उसकी माइलेज बहुत कम है। तो अब 2015 मॉडल की गाड़ी मुझे अगर 20,000 कैनेडियन डॉलर्स में आज को मिल रही है, अगर मैं सारे कैश पे करता हूँ, लेकिन अगर मैं लीज करवाता हूँ एंड मुझे कनाडा आए हुए सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं, तो मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से मुझे डीलरशिप इंटरेस्ट रेट जो ऑफर कर रही है दैट वाज 24.9%। तो 24.9% ऑफ द कार्स प्राइस, यानी 24.9% इंटू 19,900 कैलकुलेट करके वो इस गाड़ी की कीमत में ऐड करके जो टोटल इन्होंने मुझे बिल बताया, वो कह रहे थे कि 5 साल की लीज में जो आपको टोटल पे करना पड़ेगा दैट विल बी 29,900, मतलब ऑलमोस्ट 30,000। मतलब समझ लें कि 10,000 डॉलर्स एडिशनल पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि कनाडा में तो बड़ी आसानी है, जो मर्जी चीज़ जाकर आप उठा लो, हाथ के हाथ आपको मिल जाती है, अच्छे से अच्छी गाड़ी आपको मिल जाती है, अच्छे से अच्छा मोबाइल मिल जाता है, अच्छे से अच्छा घर आपको मिल जाता है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मिलने के बाद आप पर कड़ी नज़र भी रखी जाती है कि क्या आप उसको मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, और अगर आप उसको नहीं मेंटेन कर पाते, वो कॉस्ट्स नहीं पे कर पाते जिनके लिए आप शुरू में अग्री करते हैं, तो फिर आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर बहुत मनफी असर पड़ता है और आपको लायबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से लोगों की यहाँ पर नींदें उड़ी हुई होती हैं कि वो जितनी चादर होती है उससे बढ़ के पाँव फैला लेते हैं, और बाद में उनको जब एहसास होता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो
एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर चुके होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर इस गाड़ी को मैं आज खरीदता हूँ तो ये तकरीबन 20,000 कैनेडियन डॉलर्स की है, और अगर मैं इसको लीज करवाता हूँ तो 5 साल के अरसे में जो टोटल मुझे पे करना पड़ेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 30,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो इसमें क्या दानिशमंदी है अगर मैं इसको जीरो डाउन पर ले भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे इवेंचुअली जो गाड़ी की प्राइस है उससे $10,000 और पे करने पड़ रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही महंगा है। उससे बेहतर है कि मैं कैश पर गाड़ी ले लूं, लेकिन कैश पर लूं तो क्या है हिसाब के 2015 मॉडल की गाड़ी मुझे ऑलमोस्ट 20,000 कैनेडियन डॉलर्स की मिल रही है। अब गाड़ी को आप देखें, ये कोई मेरी कोई बहुत मर्जी की गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी उन्होंने मुझे इसलिए सजेस्ट की क्योंकि वो कह रहे थे कि जो चीपेस्ट ऑप्शन है हमारे पास आपके बजट को देखते हुए वो ये है कि हम आपको ये वाली गाड़ी दिखाएं, क्योंकि ये बाकी सारी गाड़ियों में सबसे लो प्राइस्ड है। अब जब मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, कम से कम मेरी मर्जी की गाड़ी तो हो, लेकिन मुझे कोई इतनी खूबसूरत ही गाड़ी भी नहीं लगी। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस गाड़ी को आज ऑलमोस्ट $20,000 देकर खरीद लूं, और उसके बाद जो मंथली खर्चा होगा वो ये है कि एक तो मेरी इंश्योरेंस होगी 250 से 300 कैनेडियन डॉलर्स के करीब। उसके अलावा मेरे जो फ्यूलिंग होगी वो आप अलग से 250 से 300 लगा लें, मतलब 500 कैनेडियन डॉलर्स तो कहीं नहीं गया। लेकिन अगर मैं इसको आज खरीदता नहीं और इसकी मैं लीज करवाता हूँ, जीरो डाउन पर लेता हूँ, तो मुझे माहाना 600 कैनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। इसकी किस्त 600 में आप 300 कैनेडियन डॉलर्स मेरे कार इंश्योरेंस के ऐड कर लें, 900 कैनेडियन डॉलर्स, और उसके ऊपर आप 250 गैस के या फ्यूलिंग के ऐड कर लें, तो ये 1150 कैनेडियन डॉलर्स बन जाता है। मतलब वो काम जो बसेस पर रिलाई करते हुए हमारा महीने का बमुश्किल $50 खर्च हो रहा है, वो गाड़ी रखने के साथ हमारा $1150 पर चला जाएगा। और ये जो कॉस्ट एस्टिमेट मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ गाड़ी की फ्यूलिंग का है, कार इंश्योरेंस का है और माहाना किस्त का है। अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई कार की रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं डाली, क्योंकि यूज्ड कार है, कभी भी कोई भी काम निकल सकता है। ठीक है, 1 साल तो वारंटी दे रहे हैं, उसके बाद कोई भी काम निकलता है तो मुझे खुद ही करवाना है। और एनीवे आपको रेगुलर ट्यूनिंग और सर्विसिंग तो गाड़ी की करवानी ही होती है एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब शेड्यूल्स पर। तो अगर आप उसकी कॉस्ट को भी फैक्टर इन करें तो ये इजीली 12 से 1300 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ बन जाता है। और अभी मैं इस 2015 मॉडल की यूज्ड कार की बात कर रहा हूँ। अगर आप नई गाड़ी की बात करें तो वो तो और भी बहुत महंगी है। तो लुब्बे लबाब इस सारी डिस्कशन का ये है कि कनाडा अगर आप आते हैं, सबसे पहले तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनने लग पड़ता है, जिसकी वजह से जब भी आप गाड़ी लेंगे तो आपकी इंश्योरेंस के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। उनको लगेगा कि ये बंदा कनाडा में भी गाड़ी चलाता रहा है, जिसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस थोड़ी कम बनेगी, जो कार इंश्योरेंस। उसके अलावा जहां तक मुमकिन हो सके बिल्कुल बुनियादी मीन्स में यहाँ पर शुरू में आकर गुजारा करने की कोशिश करें। ज्यादा उछले मत, लोग आपको उकसाएंगे कि क्या तुम गाड़ी के बगैर गुजारा कर रहे हो, क्या तुम घर के बगैर गुजारा कर रहे हो, क्या तुम रेंट्स पे कर रहे हो, तुम्हारा पैसा चल रहा है और तुम ये क्या बसों में धक्के खाते फिर रहे हो। लेकिन आपने दानिशमंदी से काम लेना है और अपने मीन्स को देखते हुए डिसीजंस लेने हैं। अगर गाड़ी आपके बजट में फिट बैठती है तो सो बिस्मिल्लाह आप जरूर लें, आपको लेनी भी चाहिए, क्योंकि उससे डेफिनेटली जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन डोंट बाय अ कार जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग अ कार टू सेटिस्फाई पीपल और टू सेटिस्फाई सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि सब ये तो कहेंगे कि अरे ये क्या तुम गाड़ी के बगैर गुजारा कर रहे हो, लेकिन महीने के एंड पे $1200-1300 आपकी जेब में से जाने, कोई आपके बिहाफ पर आकर पे नहीं करेगा। रही बात ये कि इंसान ये सोचे कि ठीक है मैं गाड़ी ले लेता हूँ, लेकिन गाड़ी को यूज करके मैं गाड़ी से ही मजीद पैसे भी तो कमा लूंगा। कैसे पैसे कमा लेंगे आप? अच्छा, मैं ऐसे पैसे कमा लूंगा कि मैं गाड़ी से ऊबर चला सकता हूँ, तो ऊबर से ठीक ठाक आ जाता है। आज मेरी एक ऊबर वाले से भी बात हुई, मैं ऊबर पर गया था इस कार डीलरशिप पर। ऊबर वाला कहता है कि अब से 1 साल पहले तक सिचुएशन बहुत बेहतर थी। मैं इतने बना लेता था कि अगर मैं पर आवर पर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ऑलमोस्ट कभी $25 पर आवर टू $40 पर आवर भी मैं कमा लेता था, और दिन में 6 घंटे भी काम करता था, तो 40 इंटू 6 यानी 240 कैनेडियन डॉलर्स मेरी सिर्फ डेली की बचत हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि इतने स्टूडेंट्स ने ऊबर चलानी शुरू कर दी है कि सवारियां नहीं मिलती। मतलब उसने कहा कि मैं जब उसके साथ बैठा तो वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा था और उसके बाद उसको ये सवारी मिली जो मैं था। और अब इतना कंपटीशन बन गया हुआ है ऊबर में भी कि अगर उसकी सेविंग्स को आप पर आवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें तो कह रहा था बमुश्किल $10 से $15 पर आवर मुझे बच रहे हैं। मतलब अगर एक ऊबर वाला 6 घंटे लग के काम कर रहा है दिन में, तो उसकी 60 to 90 कैनेडियन डॉलर्स बचत हो रही है पर डे।
विच इन कैनेडा इज पीनट्स। और दूसरी तरफ ऊबर चलाने के लिए भी पहले नंबर पर आपके पास जी लाइसेंस होना चाहिए। आप G2 लाइसेंस पर ऊबर नहीं चला सकते। और दूसरे नंबर पर आपकी गाड़ी को हायर मॉडल का होना चाहिए। सुना है कि आपकी गाड़ी कम से कम 2018 मॉडल से ऊपर की होनी चाहिए, और मैं आज की बात कर रहा हूँ। इफ यू लुक एट 2 to 3 years डाउन द लाइन, तो बेहतर है कि आप कम से कम 2020 से 2021 मॉडल की गाड़ी आज लें, ताकि कम से कम 3-4 साल आप उस पर ऊबर ठीक से चला सकें। ले दे के ऊबर ईट्स रह जाता है, इंस्टाकार्ट रह जाता है, स्किप द डिशेस या डोर डैश करना रह जाता है। लेकिन अगर आपने गाड़ी रखी है और वो एक ऐसे सफेद हाथी की तरह है जिसकी माहाना किस्त पूरी करने के लिए आपका जो थोड़ा सा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना रहता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होकर आप उस गाड़ी की किस्त को अर्न करने के लिए ऊबर ईट्स या इंस्टाकार्ट या दिस एंड दैट करें, तो फिर गाड़ी आपकी जिंदगी में वैल्यू क्या लेकर आई? स्पेशली कंसिडरिंग माई सिचुएशन, जिसमें माशाल्लाह मेरे पास वर्क फ्रॉम होम है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं डेली कम्यूट करूं। और जो वीकेंड्स पर हम लोग जाते हैं, लेट्स सपोज हम बसेस पर जाते हैं, बसेस को आप छोड़ भी दें, हम ऊबर्स पर चले जाएं, हमें तब भी बहुत सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू एक सफ़ेद हाथी पालना गाड़ी की सूरत में। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गाड़ी आज नहीं लूंगा तो मेरी ड्राइविंग हिस्ट्री कैसे बनेगी, मैं कनाडा की सड़कों से कैसे यूज टू होऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप गाड़ी नहीं चलाते तो आपकी ज़िंदगी बहुत अंडर प्रिविलेज्ड रहती है। आप खुलकर घूम नहीं सकते, आप खुलकर जी नहीं सकते। और फिर मैं जिन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिमोट या हाइब्रिड जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि फिलहाल मेरे पास गाड़ी नहीं है। एक बार गाड़ी आ जाए तो मैं खुलकर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और हो सकता है मुझे जो अब कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा बेहतर जॉब भी मिल जाए, जस्ट बिकॉज आई नो दैट आई हैव अ कार एंड आई कैन ड्राइव टू द वर्क प्लेस। तो मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर लेनी चाहिए तो इतना मुझे समझ आ गया कि मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी तो नहीं लेनी चाहिए, और साथ ही साथ मुझे लीज पर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर मुझे लेनी चाहिए तो मुझे कोई यूज्ड गाड़ी लेनी चाहिए जो मुझे इंतहाई मुनासिब बजट में मिल जाए, यानी 3000 to 5000 कैनेडियन डॉलर्स के। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इतनी यूज्ड गाड़ी लूंगा जो मुझे 3 से 5 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स में मिलेगी, वो इतना चली हुई होगी और इतना पुराना मॉडल होगा कि वो बिल्कुल स्क्रैप वैल्यू पर बिकेगी, या बिकेगी ही नहीं अगर एक बार मैंने ले ली। और उसके बाद अगर उसमें कोई मसला आ जाता है तो फिर मैकेनिक्स के लंबे चक्कर काटने पड़ेंगे और बहुत अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं, ये मुझे आप बताएं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और कहाँ से ये वीडियो देखी वो भी लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।